हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो चाइना से रिलेटेड है। चाइनीज सोल्जर हु क्रॉस्ड LAC हेल्ड। चाइना का एक सोल्जर जिसने हमारे जो इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख वाले रीजन में जो हमारी सीमा है, फ्रंटियर है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको क्रॉस करके पेंगोंग लेक के दक्षिणी वाला जो भाग है उसमें आ गया था ये सोल्जर। फिर बीजिंग की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी हमारे सोल्जर को क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है पेंगोंग लेक, क्योंकि पेंगोंग लेक को लेकर के काफी स्ट्रगल है इंडिया और चाइना के बीच में। तो हम पेंगोंग लेक को देख लेते हैं। देखो, ये है इंडिया और ये है लद्दाख वाला, सॉरी, तिब्बत वाला रीजन। तो ये लद्दाख यूटी है, ये तिब्बत वाला रीजन है। यहाँ गिरती है पेंगोंग झील। ये जो पेंगोंग झील है वो 5 सब लेक्स को मिलकर के, मतलब 5 छोटी छोटी झील मिली हुई हैं, उनको मिलकर के बड़ी झील बनती है। और ये जो छोटी छोटी झील हैं वो एक दूसरे के द्वारा नैरो वाटर चैनल्स के थ्रू एक दूसरे से मिलती हैं। ये जो पेंगोंग जो झील है ना, वो पड़ती है मेनली लद्दाख वाले रीजन में। और इन 5 झीलों में जो सबसे मेन झील है वो बढ़ती है तिब्बतन साइड वाले रीजन में, जिसका नाम है सो न्याक, जिसको मिडिल लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 2 और छोटी झील है जिनका नाम है रमसो, और जो लास्ट लेक है जिसको बोलते हैं, जो रुटोंग के पास में है, जिसको नाम बोला जाता है नयाक सो। तो देखो, इस तरीके से ये 5 झीलें हैं और ये 5 झीलें एक दूसरे के द्वारा छोटे छोटे वाटर बॉडीज के थ्रू मिलकर, वाटर चैनल के थ्रू मिलकर के एक बड़ी झील बना लेते हैं। और इस पूरे लेक ग्रुप को एक नाम से बोला जाता है तिब्बत वाले रीजन में तसोमो नगांगधा रिंगपो। इस पूरे नाम से ये 5 जो झील है इनको कलेक्टिवली इस नाम से बोला जाता है। तो ये पेंगोंग झील हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है। हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है DCGI ने। एक तो SII के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड और एक भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन, जो हमारी इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है। तो हमारे PM मोदी ने रिव्यू किया है कि हमारे सेंटर और स्टेट्स कितने रेडी है इस चीज के लिए, और 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको स्टार्ट किया जाएगा। देखो, जो फर्स्ट शॉट मिलेगा, फर्स्ट पेज है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो 3 करोड़ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद में जो 27 करोड़ ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा, या ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन वो बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको इन 3 करोड़ लोगों के बाद में उन 27 करोड़ लोगों को डोज दी जाएगी। कोविन ऐप बनाया गया है, उस कोविन ऐप के ऊपर लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो वहां करवा सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि अब तक 79 लाख लोगों ने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के ऊपर करवा चुके हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि देखो, हमारे जो यहाँ पर इंडिया है, इंडिया में ये जो काम हो रहा है ना, वैक्सीनेशन का जो ट्रायल होगा, इसके लिए हमारे PM ने बोला है कि वैक्सीनेशन जो एक्सरसाइज है वो प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब जन भागीदारी को यूज करेगी, एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्शन मतलब बूथ स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी, एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब इन तीनों को मिला करके ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि इन चीजों को हम फॉलो करेंगे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज है, स्पेशली नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, उसको हम उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले वाले को तो और भी अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और जो नई टेक्नोलॉजी है उनका भी यूज किया जाएगा। तो ये हमारे इंडिया के लिए गुड न्यूज है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा 16 जनवरी से। नेक्स्ट जो न्यूज है वो महाराष्ट्र हॉस्पिटल को लेकर के है। वहां पर बच्चों के वार्ड में आग लग गई और 10 बेबीज किल्ड हो गए। इसलिए महाराष्ट्र के जो हॉस्पिटल है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए जो ऑडिट है, फायर ऑडिट, उसको करने के लिए ऑर्डर दे दी है वहाँ के CM ने। नेक्स्ट जो न्यूज है वो J&K को लेकर के है। देखो, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, 2 UT में, जम्मू एंड कश्मीर UT और एक UT है लद्दाख UT। अब वहाँ पर
काफी समय से वहां सब कुछ बंद था। धीरे धीरे वहां पर लोग आने लगे हैं, टूरिज्म बढ़ने लगा है। तो वहां के जो होटल्स के जो मालिक हैं उन्होंने ये बात बोली है कि देखो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर अगर टूरिज्म ही एकमात्र हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमाई है जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर यहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो न्यूज है देखो वो है बर्ड फ्लू को लेकर के। देखो बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्टार्ट हुआ था बर्ड फ्लू केरला से, केरला, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब और राज्यों में भी इसके संकेत मिल गए हैं। तो केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लाइव बर्ड्स का आप इंपोर्ट कर रहे हो ना उसका बिल्कुल बैन लगा दो। मतलब दिल्ली में कोई भी लाइव बर्ड नहीं एंट्री करेगा। देखो नेक्स्ट जो न्यूज है वो इंडोनेशिया जेट को लेकर के है। एक इंडोनेशिया जेट जो 62 लोगों को कैरी कर रहा था, उसके ऊपर उसका एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर है वो लॉस्ट हो गया है और उसकी मतलब ये जो इंडोनेशिया जो जेट है वो मिसिंग हो गया है, उसको लेकर के न्यूज है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भारत प्रवासी दिवस को लेकर के है। देखो 9 जनवरी को ये माना जाता है कि हमारे जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में अपना काम कर रहे थे और वहां पर काम करने के बाद में वहां पर जब उन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद में जब वो भारत आए तो वो दिन माना जाता है 9 जनवरी 1915 और उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है किसके रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। तो इस जब प्रवासी भारतीय दिवस को हमारे जो पीएम हैं वो संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बात बोली कि देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था भारतीय प्रवासी दिवस को। तो उन्होंने बोला है कि जो वैक्सीन की जो डोजेज है ना पूरे वर्ल्ड में वो 23.26 मिलियन डोजेज हैं 9 जनवरी तक। और ये ग्राफ दिया गया है, अलग अलग देशों के पास में अलग अलग संख्या में डोजेज हैं, इनके बारे में बताया गया है। इस भारतीय प्रवासी दिवस के ऊपर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे सूरीनाम का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये हमारे चीफ गेस्ट थे। और देखो इस आर्टिकल को आप ये बोल सकते हो कि विदेशों में जो लोग रहते हैं ना वो हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग जो विदेशों में रहते हैं हमारे इकोनॉमी को काफ़ी बूस्टअप करते हैं। और उसी वजह से ये भारतीय प्रवासी दिवस को उन लोगों से हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। इस आर्टिकल में जब संबोधित कर रहे थे हमारे पीएम तो उन्होंने एक बात बोली है कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों ने हमारी वैक्सीन में इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे कुछ देशों का यहाँ पर उन्होंने वो दे रखा है, जैसे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि श्रीलंका के जब राष्ट्रपति से मिला जाएगा उसके बाद में डिक्लेयर किया जाएगा कि हमारी जो इंडिया की जो सप्लाई है ना वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी हमारे पड़ोसी देशों को। म्यांमार का जो लीडर है आंग सान सू की, उन्होंने भी बोला है कि हम इंडिया के साथ जल्द ही साइन अप करेंगे, किसके लिए? वैक्सीन के लिए। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर की भी बात हुई है इस वैक्सीन को लेकर के, इसके लिए डिस्कशन हुआ है और जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो साइंस पेज से है। देखो संडे वाले दिन हमारे यहाँ पर एडिटोरियल नहीं आता है, मतलब द हिंदू में, और एक साइंस पेज स्पेशल आ जाता है और प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काफ़ी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखो जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो बैटरीज से रिलेटेड है। देखो बैटरीज जो होती हैं यूज की जाती है उन बैटरीज में पाया जाता है कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो एक नया बैक्टीरिया मिला है जिसका नाम है जियोबैक्टर, वो रस्ट में से मेटल को निकाल देता है और इसका जो कोटिंग है ना उसको बिल्कुल अलग करके मेटल को बिल्कुल अलग कर देता है। तो इस माइक्रोब की जो एबिलिटी है उसका यूज किया जाएगा बैटरी में जो कोबाल्ट यूज किया जाता है उसको, ताकि उस कोबाल्ट को वहां से निकाला जा सके और बाद में उसको रिसाइकिल किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हमारे जो यूनिवर्स है उसको लेकर के है। अभी एक स्टडी की गई और इस न्यू स्टडी ने कैलकुलेट किया है कि हमारा जो कॉस्मोस है वो 13.77 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और इससे भी ज़्यादा
मतलब इतना तो है ही, 40 ईयर ज़्यादा कम और ज़्यादा, 40 मिलियन ईयर्स कम और ज़्यादा और हो सकता है। 2019 में ये स्टडी की गई। एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज किया था चिलियन अटाकामा कोस्मोलॉजी टेलीस्कोप। इससे पहले भी स्टडी की गई थी। पहले स्टडी करने वाले लोगों ने प्लैंक सैटेलाइट को यूज किया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो, वो मेटेरॉइड को लेकर के है। 6 जून 2017 को जयपुर के पास में एक मुकुंदपुरा गांव है, वहां पर सुबह सुबह एक बर्निंग ऑब्जेक्ट आकर गिरता है और जब उसकी स्टडी की जाती है हमारे जियोलॉजी सेंटर कलकत्ता के द्वारा, तो पता चलता है कि इसमें तो वो ही सारे अवशेष हैं जो हमारे कहाँ हैं, जो हमारे ग्रहों में पाए जाते हैं या फिर हमारे जो सन है उसमें पाए जाते हैं। देखो, जो हमारे एस्टेरॉइड हैं उनको स्टडी करने के लिए अर्थ के पास में 2 एस्टेरॉइड हैं, ryugu और बेन्नु। इनकी स्टडी करने के लिए नासा का एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, ओसिरिस रेक्स, जो अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था और ऐसा माना जाता है कि 2023 में ये अपने जो अवशेष हैं उनको लेकर के वापस, सैंपल्स लेकर के वापस आएगा। और किसके लिए चलाया गया था? बेन्नु एस्टेरॉइड के लिए। अभी जापान का हायाबुसा 2 मिशन वापस आया है और वो ryugu जो एस्टेरॉइड है उसके सैंपल्स लेकर के आया है। अब इनसे स्टडी की जाएगी। देखो, ये जो नासा का ओसिरिस रेक्स और जापान का जो हायाबुसा 2 मिशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये जो अर्थ के पास जो एस्टेरॉइड है ryugu और बेन्नु, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है और कौन से देश के द्वारा चलाया गया है। ओसिरिस रेक्स नासा के द्वारा और हायाबुसा 2 जापान के द्वारा। ये हायाबुसा 2 है वो ryugu से रिलेटेड है और ओसिरिस रेक्स जो है वो बेन्नु से रिलेटेड है। ये हायाबुसा 2 धरती पर वापस लैंड कर चुका है और ये आएगा लगभग 2023 में नासा के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। तो इनसे स्टडी की जाएगी, पता किया जाएगा कि किस तरीके से ये एस्टेरॉइड बने और कैसे ये हमारे जो ग्रह हैं उनसे अलग होकर के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें घूम रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आइडेंटिकल ट्विन्स आरंट परफेक्ट क्लोन्स स्टडी शोज। देखो, एक स्टडी हुई है उसमें ये बोला गया है कि जब 2 ट्विन्स होते हैं ना, वो बिल्कुल चाहे कितने ही सेम हो, लेकिन जो अंतर का उनका जो जीनोम होता है, जो उनके जेनेटिक होते हैं उनमें अंतर आ ही जाता है। ऐसा किसमें बोला गया है? जेनेटिक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है? आपके जो डीएनए है उनके सीक्वेंस में अगर एक हल्का सा भी अल्ट्रेशन आ जाए ना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। हाथा एक हल्का सा अल्ट्रेशन है, लेकिन उस हल्के से अल्ट्रेशन की वजह से ही बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं। जैसे आपकी हाइट में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा, आपके जो बिहेवियर है उसमें सेम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा बोला गया है कि चाहे कितने भी ट्विन्स हो, चाहे आइडेंटिकल ट्विन्स हो, लेकिन वो परफेक्ट क्लोन्स तो नहीं हो सकते, मतलब बिल्कुल दोनों में सेम नहीं हो सकता। ये ऐसी स्टडी की गई है। देखो, नेक्स्ट जो न्यूज है वो बर्ड फ्लू को लेकर के है। देखो, जो बर्ड फ्लू है वो इंडिया में काफी फैल रहा है, तो इसको लेकर के, इस एवियन इन्फ्लुएंजा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो बर्ड फ्लू स्टार्ट हुआ था वो केरला में पोल्ट्री और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो क्रो स्पीसीज है उसमें पाया गया और हिमाचल प्रदेश में माइग्रेटरी बर्ड्स। तो सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, ये बोला गया है कि हो सकता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से क्या फैला हो, ये एवियन इन्फ्लुएंजा फैला हो, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में अकॉर्डिंग टू वेदर ट्रेवल करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। देखो, जो एवियन फ्लू है वो बर्ड हेल्थ के साथ साथ में ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। ऐसा किसने बोला है? WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड HPAI वायरस। HPAI मतलब जो एवियन इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन है H5N1, H5N2, H5N8, H7N8, मतलब अलग अलग इसके स्ट्रेन हैं और इसमें से कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो कोई बाहर से नहीं आता है, वो किसमें होता है? जानवरों में पहले से मौजूद होता है। अब क्या होता है कि जब अगर
सैनिटेशन ढंग से यूज नहीं किया जाता, उनकी रहने की जो जगह है, मान लो आपने पोल्ट्री अपने यहाँ पर विकसित किया, पोल्ट्री फार्म आपके यहाँ पर विकसित है, अगर जानवरों की ढंग से क्लीनिंग पर ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो वो जो वायरस शरीर के अंदर है ना बर्ड्स की, वो धीरे धीरे उसमें म्यूटेशन होता है और जो डर्टीनेस की वजह से वो म्यूटेशन बढ़ जाता है और वो एकदम से फिर क्या हो जाता है, आउटब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो पोल्ट्री फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स की वजह से एक तो इफेक्ट हो रहे हैं बर्ड्स, तो स्पेशल उनकी केयर करनी है। दूसरा, उसकी वजह से इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस भी। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको दूर किया जाए घरों की तरफ से। हम कल भी एक आर्टिकल हमने लास्ट वाले जो द हिंदू डिस्कस किया था उसमें भी देखा था कि ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया में क्या करते हैं कि हमारे घर के आंगन में ही वो जानवरों को या बर्ड्स को पाल लेते हैं, हैंस को, जो कोक होते हैं उनको पाल लेते हैं अपने डेली यूज़ के लिए, या फिर जो स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं वो भी इनको पालते हैं। तो देखो, घर के अंदर नहीं पालना है, सबसे पहले जो ये बर्ड्स हैं उनको घर से दूर रखना है, क्योंकि अगर इनकी केयर करने में आपने देरी की या सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनको प्रॉपर ढंग से फॉलो अप नहीं किया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ह्यूमंस के लिए। इससे जो हमारा इकोनॉमी जो होगा ना, ये बर्ड फ्लू की वजह से एक तो इफेक्ट हो गए बर्ड्स, दूसरा इफेक्ट हो गया हमारा ह्यूमंस भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। क्या करना है, सैनिटेशन जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना है। अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा गिरेगा। देखो, हमारे यहाँ पर जो भी बर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मीट के लिए, एग्स के लिए, उन सब की डेथ हो रही है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है वो डेथ। तो देखो, इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो 80,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने बताया है कि इंडिया का जो पोल्ट्री सेक्टर है ना उसकी वैल्यू है 80,000 करोड़, और ऑर्गेनाइज सेक्टर रिप्रेजेंट करता है इसमें 80%, और 20% ऐसे लोग हैं जो अपने बैक यार्ड जो एरिया है वहाँ पर पोल्ट्री को कीपिंग करते हैं और सिर्फ अपनी छोटी मोटी इनकम के लिए और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए ही वो इनको पालते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर 20% है और 80% है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो इससे जो हमारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उससे हमारा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। पहले ही कोविड-19 की वजह से लोगों की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी। धीरे धीरे हम डाटा देख रहे थे कि जो जीडीपी के जो डाटा है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इस बर्ड फ्लू की वजह से स्पेशली जो हमारा पोल्ट्री सेक्टर है उस पर काफ़ी इफेक्ट गिरने वाला है। जो हमारे स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाला है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि एक तो उनको सपोर्ट करना है, दूसरी जो है प्रॉपर तरीके से इस बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी है जिनको लोगों के द्वारा फॉलो किया जाए। और एक ध्यान और रखना है कि जो भी बर्ड जो डेड हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। अगर उनको मतलब बायोसिक्योरिटी यूज़ नहीं की गई और उनको प्रॉपर ढंग से उनका डिस्पोजल नहीं किया गया तो वो एक तरीके से हो सकता है कि बहुत बड़े पैंडेमिक के रूप में ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्रिएट करे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस की द हिंदू की। ओके, थैंक यू।